Hello everyone, I'm Ruchi Rathod and I welcome all of you in my YouTube channel. In this video, I'm going to teach you a very interesting topic, that is Newton's laws. Okay, this is the topic of classical physics and this we will discuss today. Basically, this Newton's laws topic, it is very useful for all standard of physics. And here I have targeted the 11, 12 and the BSc physics. Okay, as I told you that it is useful for all standard of physics. So here I'll show you and I'll give you the simple manner to learn the Newton's law, to remember the Newton's laws. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सिंपल मैनर में बताऊंगी कि न्यूटन्स लॉस को कैसे हमेशा ध्यान में रखना है, तो आप कभी भी भूलोगे नहीं न्यूटन्स लॉस क्या है. ठीक है, सो वी विल डिस्कस हियर विद द न्यूटन्स लॉस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सर आइजैक न्यूटन in 1687 he developed three laws of motion. He has developed the three laws of motion that describes movement of objects in terms of forces. He has developed the laws of motion which describes the objects motion in terms of the forces. तो हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के मोशंस है उसके बारे में बात करने वाले हैं इन दी न्यूटन्स लॉज. Okay, so we all know that Newton's laws, it is classified into three types, that is first law, second law and the third law. Okay, so first we will start with the Newton's first law. So first see the statement. Okay, see here, every body continues to be in a state of rest, this is one condition, or to move with uniform velocity, this is second one, unless a unbalanced force or external force acts on it. अब यहाँ पे आप डेफिनेशन में क्या देख सकते हो, एवरी बॉडी और एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. फर्स्ट कंडीशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्टेट में रहेगा. ठीक है, कब तक रहेगा, सी. एंड द सेकेंड कंडीशन इज इट विल मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव होगा. ठीक है, ये हमारा दो कंडीशन है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो दोनों कंडीशन मतलब एवरी बॉडी कंटिन्यूस टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट जो हमने पहला कंडीशन बोला, एंड आइदर इट विल बी मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो इसका जो मोशन है रेस्ट का और जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है, इसका जो मोशन है ये कब तक चेंज नहीं होगा, जब तक यू आर नॉट अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट और यू कैन से अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन इट. जब तक आप इसको फोर्स नहीं दोगे ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा या फिर इट विल मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. आप फर्स्ट केस में देख सकते हो, इनिशियली सी, लेट दिस स्टार्ट, इनिशियली दिस बॉल इट इज एट द रेस्ट पोजिशन. ओके, नाउ इट विल वंस द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. ठीक है, यू कैन सी द बॉय ही इज किकिंग दिस बॉल. ठीक है, वंस द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस बॉल इट विल स्टार्ट इन मोशन. ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट कब तक रेस्ट पे रहेगा, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता. सिमिलरली यू कैन सी द सेकेंड केस. सेकेंड केस इज और इट विल मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा एंड इसको चेंजेस में डिफरेंस तब आएगा व्हेन यू आर अप्लाइंग द अनबैलेंस्ड और एक्सटर्नल फोर्स. जब इसको एक्सटर्नल फोर्स मिलेगा और अनबैलेंस्ड फोर्स, देन ओनली मोशन विल चेंज. ठीक है, it will stop or speed will increase or decrease according to the external force applied on it. ठीक है, so I hope this two conditions of the Newton's first law is very clear to you. So once again Newton's first law याद कैसे रखोगे, the first condition is कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगी, या सेकेंड इट विल मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. और कब तक ये ऐसा कंडीशन रहेगा, जब तक उस पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होता या अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट नहीं करता. जैसे ही होगा उसका मोशन चेंज हो जाएगा, किसका, ऑब्जेक्ट का, यू कैन से, और यू कैन से बॉडी का. ठीक है, so every body continues to be in a state of rest or to move with uniform velocity unless a unbalanced force or external force acts on it. So I hope this Newton's first law is very clear to you. Okay, here I have used the very simple manner
टू टीच यू हाउ टू लर्न द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही एक सिंपल मैनर में बताया। ठीक है, ऐसे ही हम बाकी लॉज को भी पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल ट्रिक मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे याद रखने लॉज को। ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही डिफिकल्ट है, आपको थर्ड लॉ याद रहता है, एक्शन रिएक्शन, बट बाकी लॉ सब भूल जाते हो। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ का जब भी आपको किसी ने पूछा सेकेंड लॉ क्या होता है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फोर्स विच इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आंसर दे देते हैं, बट एक्चुअली दे डजंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। उनको इतना नहीं पता होता कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन जो आप बोल रहे हो इसका मतलब क्या है। बस न्यूटन सेकेंड लॉ पूछा, मास इन फोर्स विच इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन बोल दिया। ठीक है, राइट तो है, बट यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, ये एक परफेक्ट डेफिनेशन उसका नहीं बोला आपने, सिर्फ मैथमेटिकली इसका ये दिया है आपने। ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, सी फर्स्ट, चेंज इन मोमेंटम per second is proportional to the applied force and the change in momentum takes place in the direction of force. Or the second definition what I can write for this is change of motion that occurs when a non-zero net force acts on the particle. इसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी तभी मूव करेगी, ऑब्जेक्ट का मोशन तभी होगा जब उस पर नॉन जीरो फोर्स एक्ट होगा। जब आप उस पर कुछ फोर्स अप्लाई करोगे तभी ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा। आपने फोर्स नहीं अप्लाई किया, जैसे अपना फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस में क्या था, स्टार्टिंग जब वो रेस्ट पे था, रेस्ट पे है, फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो, दैट इज वहां पे एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, दैट इज हमारा फोर्स क्या है, जीरो है। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वो केस में जीरो होगा, दैट इज इन शॉर्ट वी कैन फोर्स इज जीरो। तो यहाँ पे सेकेंड लॉ में क्या बोलता है कि चेंज ऑफ मोशन मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन तब चेंज होगा जब उस पे नॉन जीरो नेट फोर्स एक्ट करेगा, मतलब जब उस पे आप कुछ फोर्स अप्लाई करोगे। ठीक है, अब इसी का ये जो इसी को ये टर्म में आप लिख सकते हो इन बैट, और ज्यादा डीप में फिजिक्स के टर्म में क्या लिख सकते हो, चेंज ऑफ मोशन। तो जब ऑब्जेक्ट मूव मोशन में है तो हम क्या बोल सकते हैं, उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। ठीक है, सो चेंज इन मोमेंटम एंड ऑब्वियसली वी नो दैट मोशन दैट इज चेंजिंग द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ टाइम, मतलब ऑब्जेक्ट का पोजिशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, दैट इज इसको हम dp बाय dt ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन दे दे, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे मैं यहाँ पे वो आपको बता रही हूँ। प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड फोर्स, जो नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है, सबमिशन हम कब यूज करते हैं मैथ्स में टोटल के लिए, दैट इज जब ऑल ऐड करते हैं नेट फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स दैट इज एफेक्ट, नेट फोर्स है ना, इसलिए हम यहाँ पे सबमिशन यूज कर रहे हैं। क्लियर है, तो आप चाहिए तो इससे भी आपको समझ, डेफिनेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इससे भी आप कर सकते हो, या इसी को बोल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, या आप बोल सकते हो इसको चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो डेफिनेशन आपको बताया, आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू। तो सिंपली आपको कैसे याद रखना है, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट तभी मोशन करे, ऑब्जेक्ट तभी मूव होगा, ऑब्जेक्ट तभी मोशन में होगा जब उस पर नॉन जीरो फोर्स एक्ट होगा। ऑब्जेक्ट मोशन में मतलब हम बोल सकते हैं उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। ठीक है, विथ टाइम। ठीक है, तो इट इज चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अब आप बोलोगे कि हम फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन बोलते, तो वो इक्वेशन कैसे आया यहाँ पे ध्यान दो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। dp बाय dt है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉर्मूला ऑफ p, आई एम नॉट गोइंग इन द एग्जैक्ट, मैं यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन नहीं बता रही, मैं आपको सिंपली लॉस बता रही हूँ क्या है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लॉ, उसका मैं बहुत ज्यादा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं दे रही हूँ आपको। ठीक है, कि इनिशियल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम क्या, हम वो सब बात यहाँ पे नहीं कर, हम सिर्फ डायरेक्टली बात कर रहे हैं न्यूटन्स के लॉस की। ठीक है, तो p क्या है, p वेक्टर इज मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम है हमारा, तो अब d बाय dt लिख दो यहाँ पे, d बाय dt ऑफ मास इनटू वेलोसिटी विच इज इक्वल्स टू व्हाट वी हैव हियर, f वेक्टर। क्लियर है, नाउ मास इट इज वी कैन टेक कांस्टेंट, सो m v vector divided by dt which is equals to f vector. Now we know that rate of change of velocity per unit time is what, dv by dt is acceleration, so what we can say, m a vector which is equals to f vector. Okay,
So from this we have got, therefore we can say change in momentum is per units per second is directly proportional to the total force applied on it. Okay. सो आई होप दिस थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू. यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप ये इक्वेशन को फोर्स विच इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे बोलते हो. अब आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया. सेकेंड मोशन, सेकेंड न्यूटन्स लॉ क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ. ठीक है, सिंपली आपको यही रखना कि यही चीज कि ऑब्जेक्ट तभी मूव होगा जब उस पर कुछ फोर्स अप्लाई होगा, तभी वो मोशन में आएगा. उसकी मोशन तभी चेंज होगी जब उस पर एक नॉन जीरो फोर्स एक्ट करेगा. ठीक है, मतलब उसका मोमेंटम चेंज होगा विथ टाइम व्हेन द फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जिसको हम मैथमेटिकली ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं. मैथमेटिकली सॉल्व करके हमने देखा कि फोर्स विच इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन हम कैसे बोलते हैं और कैसे ये प्रूफ होता है. व्हाई वी आर सेइंग चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. ठीक है, क्यों बोलते हैं ये हमने यहाँ पे देख लिया है. क्लियर, आई होप दिस थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू. अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे एक डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा. जैसे मैंने बताया था फोर्स का हर ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट भी अकॉर्डिंग टू देयर वेट होगा. अब ये फर्स्ट कंडीशन में आप देख सकते हो लाइट वेट है. ठीक है, अगर आप सेम फोर्स अप्लाई करो दोनों बॉडीज पे, ठीक है, तो ये इसका जो मोशन होगा वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू दिस सेकेंड वन, बिकॉज सेकेंड में जो बॉडी है ये हैवियर बॉडी. सेम अगर आप फोर्स आप अप्लाई करो तो आप यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, यहाँ पे जो मोशन है एज कंपेयर टू दिस सेकेंड वन फास्टर होगा बिकॉज लाइटर बॉडी है. एंड वन मोर थिंग, चेंज इन मोमेंटम जो है एंड द फोर्स है, फोर्स जिस डायरेक्शन में, समझो ऑब्जेक्ट ये है, एक बॉल है, आपने फोर्स ये डायरेक्शन में दिया तो ऑब्जेक्ट भी ये डायरेक्शन में मूव होगा. ठीक है, तो उसका जो मोमेंटम होगा, जो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होगा, जो चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल जो मोमेंटम आप फाइंड आउट करोगे जब आप सॉल्व करोगे इक्वेशन को, तब तो जो उसका मोमेंटम है उसका जो डायरेक्शन है वो फोर्स के डायरेक्शन के में होगा, मतलब सेम डायरेक्शन में होगा. डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम विल बी द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो बेसिकली जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करोगे उसी डायरेक्शन में आपको उसका इफेक्ट देखने मिलेगा. ठीक है, आई होप नाउ दिस सेकेंड लॉ इज वेरी क्लियर टू यू. ठीक है, सो अब हम बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ. ये बहुत ही इजी लॉ है न्यूटन्स थर्ड लॉ. ठीक है, सबको पता है एक्शन एंड रिएक्शन. क्लियर है, तो यहाँ पे पहला डेफिनेशन देख लेते हैं. एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज अपोजिट, मतलब दोनों अपोजिट एक्ट करेंगे. एक अगर फॉरवर्ड है तो दूसरा बैकवर्ड. अगर फॉरवर्ड में एक्शन हो रहा है तो बैकवर्ड में उसका रिएक्शन मिलेगा. ठीक है, एंड एक्ट्स अपॉन डिफरेंट बॉडीज. ये याद रखना, यहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट. ठीक है, हमेशा याद रखना एक्शन एंड रिएक्शन आर अपोजिट फोर्सेस, ऑलवेज अपोजिट एक्ट होते हैं एंड दे एक्ट्स ऑन द डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं. ठीक है, अगर आपको इतना पता है मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ आपको बहुत अच्छे से पता है. ठीक है, और एक डेफिनेशन हम इसको और सिंप्लीफाई में कैसे बोलेंगे, फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज अ रिएक्शन फोर्स एंड एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एंड इट एक्ट्स अपॉन द डिफरेंट बॉडीज. वही डेफिनेशन है, बस उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया है. ठीक है, every action force there is a reaction for जितने for every action force there is a reaction force and action and reaction are equal in magnitude but opposite in direction and act upon different bodies. अब इसका सिंपली एग्जाम्पल आप क्या देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ये एक वॉल है. ठीक है, समझो ये एक वॉल है, मैंने यहाँ पे क्रॉस ड्रॉ कर दिया है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है, समझो यहाँ पे एक वॉल है, क्लियर है, और यहाँ पे एक बॉल है. Okay, now you are applying the force in this direction and you are throwing this ball on this floor. आप ये फ्लोर पे, हमने कंसिडर किया एक फ्लोर है ये. ठीक है, आप ये फ्लोर पे जब बॉल थ्रो करें तो व्हाट विल हैपन, बॉल विल एक्सर्ट दी फोर्स ऑन दिस फ्लोर. ये फ्लोर पे बॉल फोर्स एक्सर्ट करेगा जब यहाँ पे थ्रो होगा एंड आफ्टर दैट ये फ्लोर भी क्या करेगा, बॉल पे फोर्स एक्सर्ट करेगा जिसके वजह से ये जो बॉल है वो रिटर्न बैक आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जब आप बॉल को फ्लोर पे थ्रो करोगे, ठीक है, तो बॉल विल एक्सर्ट फोर्स ऑन द फ्लोर एंड देन फोर्स फ्लोर विल आल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑन द बॉल विथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. एक्शन कहाँ पे हुआ स्टूडेंट्स, देखो बॉल का एक्शन ये डायरेक्शन में हुआ है. ठीक है, बॉल एंड देन फ्लोर ने जो एक्शन किया वो कहाँ पे हुआ, ये डायरेक्शन, मतलब एक्शन ये डायरेक्शन में हुआ है फॉरवर्ड एंड रिएक्शन आपको ये डायरेक्शन में दिखा है बैकवर्ड, अगर आप ये केस की बात कर रहे हो तो. ठीक है, तो यहाँ पे बॉल ने फोर्स एक्सर्ट किया,
ये डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे उसका ये डायरेक्शन में एक्शन हुआ एंड फोर्स एग्जिट किया ऑन द फ्लोर, ठीक है। फ्लोर ने क्या किया, विद द इक्वल मैग्नीट्यूड फोर्स एग्जिट किया ऑन द अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एक्शन हुआ उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर। अब ये डिफरेंट बॉडीज देखो, बॉल एक बॉडी हो गई, फ्लोर जिस पे बॉल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ये दूसरी बॉडी हो गई, ठीक है। बॉल पे ही तो, बॉल खुद पे ही तो जाके और खुद से ही तो नहीं रिटर्न आ रहा है ना, ठीक है। इस पे कोई तो फिर फोर्स एग्जिट कर रहा है ना, कौन सी बॉडी, ये जो फ्लोर है ये हमारी दूसरी बॉडी हो जाएगी, ठीक है। अब याद रहेगा यहाँ पे सबको, दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर ऑलवेज अपोजिट, इसके डायरेक्शन अपोजिट होते। अगर एक्शन ये डायरेक्शन में हुआ है तो रिएक्शन ये डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जैसे कि फ्लोर अगर यहाँ पे आप ले रहे हो, ठीक है, बॉल आपने यहाँ से थ्रो किया यहाँ पे, तो बॉल ने फ्लोर पे फोर्स एग्जिट किया, नाउ फोर्स विल एग्जिट फोर्स ऑन दिस बॉल विथ इक्वल मैग्नीट्यूड बट नाउ इन अपोजिट डायरेक्शन, अब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एग्जिट करेगा, ठीक है। एंड दिस थिंग्स आर हैपनिंग ऑन द डिफरेंट बॉडीज। देखो यहाँ पे एक बॉडी बॉल है, दूसरा बॉडी हम फ्लोर बोल देते हैं, ठीक है। तो सिंपली याद रखना, फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज अ रिएक्शन फोर्स एंड एक्शन आर रिएक्शन बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड and opposite in directions and acts upon the different bodies. So I hope now all these things are very clear to you. Okay. सो यहाँ पे हमने बात की न्यूटन्स के लॉज की, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। वंस अगेन हम रिपीट कर देते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, एवरी बॉडी विल बी कंटिन्यूअस इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इट विल मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कब तक होगा, अनलेस ए अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन इट। सेकेंड क्या था, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन इट, okay, and the direction of the change in momentum and the force will be in the same, मतलब उसका जो डायरेक्शन है वो सेम होगा, सेम डायरेक्शन में होंगे दोनों, ठीक है। जो मोशन होगा, जो फोर्स अप्लाई होगा वो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। नाउ द थर्ड लॉ इज व्हाट, for every action force there is a reaction force and action and reaction forces are equal in magnitude and opposite in direction, and most important it acts upon the different bodies. So I hope Newton's laws is very clear to all of you. So thank you for watching, and if you have understood, please like this video, do comment, share and subscribe my channel. Thank you.